पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोफेसर बी के कुठियाला जी के पास। प्रोफेसर बी के कुठियाला जी हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को और पंजाब केसरी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के प्रयास शुरू किए गए, वो कहाँ तक सार्थक साबित हुए और इनमें क्या डेवलपमेंट है, कब तक हम अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे? नई शिक्षा नीति जो जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जा रहा है, उसमें बहुत से परिवर्तन लाने की योजना है। और उसमें से परिवर्तन जो हैं वो कुछ केंद्रीय सरकार ने निर्णय लेने हैं, कुछ राज्य सरकार ने निर्णय लेने हैं, कुछ विश्वविद्यालयों ने करना है, कुछ कॉलेजेस ने और कुछ स्कूलों ने। एक महत्वपूर्ण कड़ी इसमें यह भी है कि जो सरकारों के, राज्य सरकारों के जो शिक्षा के अधिकारी हैं, शिक्षा का जो जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन जो हैं दोनों, इन्होंने भी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने भी कुछ कार्य करने हैं। तो हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने इस सारी शिक्षा नीति का विश्लेषण करके और ये एक रेडी रेकनर बनाया है, जिसमें शिक्षा नीति में करना क्या है, उसको करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और उसके लिए टाइमलाइन क्या है, कितने समय तक उसको करना है, और उसके लिए जो परिणाम जो होने हैं वो क्या होने हैं, ऐसा एक रेडी रेकनर बनाया है। और उसमें काम का विभाजन किया है, डिवीज़न ऑफ वर्क किया कि किसने क्या क्या करना। एक बैठक शिक्षा के संबंधित सभी अधिकारियों की मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने ली थी और उसमें काउंसिल ने एक प्रेजेंटेशन की थी। हमारा मानना है कि हरियाणा में हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ जो रिकमेंडेशन है वो हमने ऑलरेडी उनको कार्य प्रारंभ किया हुआ है। इसलिए ऐसा लगता है कि हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जो है, वो जो टारगेट केंद्र सरकार ने जो रखे हैं उनसे पहले ही अचीव हो जाएंगे। जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 50% 2030 तक करना है, मुझे लगता है हम लोग हरियाणा में इसको हम ऑलरेडी राष्ट्रीय एवरेज से आगे हैं, इसको हम 2025-26 तक ही इसको अचीव कर लेंगे। सर, अगर ये मैं जानकारी अपने दर्शकों के लिए लेने चाहूँ, लॉर्ड मैकाले की जो पुरानी शिक्षा प्रणाली जो चली आ रही है भारतवर्ष में, उसमें ऐसी क्या खामियां नजर आई जिनके कारण ये चेंजेस लाने पड़े? एक तो चंद्रशेखर जी, ये जो मकाले हैं ये लॉर्ड अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए हैं, हमारे लिए लॉर्ड नहीं है। वो एक हमारे ऐसे अधिकारी थे जिसने हमारे को बहुत शोषण किया है, इसलिए हम उनको सम्मानपूर्वक लॉर्ड कहना उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के प्रशासक थे वो, इसलिए उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने हमारी जो उस समय की शिक्षा नीति, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को और अपने अधिकारियों को लेटर लिख के भेजे थे कि भारत में कोई बच्चा अशिक्षित नहीं रहता, हर बच्चे को उसकी जाति के कारण कोई उसके साथ भेदभाव नहीं होता शिक्षा में। ये सब लिख के उसने भेजा था और उसने इस शिक्षा को तोड़ा और एक नई शिक्षा नीति ऐसी बनाई जिससे ब्रिटिश प्रशासन जो चल सके और अधिक सुदृढ़ हो सके। तो जो शिक्षा नीति एक विदेशी शासन को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई हो, वो हमारी स्वतंत्र भारत के लिए शिक्षा नीति तो नहीं हो सकती थी। पिछले 70 साल में हमने उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन किए थे, परंतु जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें उसको पूरी तरह से उसको बदल दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है। और अब जो शिक्षा नीति है वो भारत के लिए, भारत के अनुरूप और भारतीयों के लिए ऐसी शिक्षा नीति है। सर, एक चीज़ और है, शिक्षा में गुणवत्ता
पर महत्व देना अति आवश्यक भी है। और जो शिक्षा है वो प्रतियोगितात्मक हो, कॉम्पिटिटिव हो, ताकि बच्चों को आगे रोजगार सुरक्षित हो सके। इसके लिए आपकी सोच क्या है? देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे की व्यक्तित्व को विकास करना, उसको जो वर्तमान की जो ज्ञान है उसको वो ज्ञान देना, और उसको इस योग्य बनाना कि वो समाज के लिए उपयोगी, बड़ा होकर एडल्ट होकर वो समाज के लिए उपयोगी बने। इस शिक्षा नीति में ये सब करने का प्रयास किया गया है। 3 चीज़ें आपके ध्यान में और दर्शकों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा केवल मातृभाषा में होगी। जो भाषा बच्चा अपनी माँ के साथ बोलता है, घर में बोलता है, प्रारंभिक शिक्षा उसी में होगी। 6ठी तक तो होगी ही होगी। 6ठी के बाद भी आपको ये ऐसी सुविधा बनानी पड़ेगी कि स्कूल तक वो मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करे। अगर वो पंजाब में है बच्चा और पंजाबी बोलता है घर में, तो उसको पंजाबी में, गुरुमुखी में शिक्षा ग्रहण करने का एक पूरा सुविधा भी होगी, अधिकार भी होगा। आवश्यकता पड़े तो अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं को भी सीख सकता है अगर उसकी आवश्यकता हो। उच्च शिक्षा में भी ऐसा प्रावधान होगा कि वो अपनी मातृभाषा में या हिंदी में वो शिक्षा प्राप्त कर सके। एक तो पहला ये। इससे क्या होगा, क्योंकि हम अपनी भाषा में शिक्षा सीखेंगे तो उसको अधिक सीखेंगे, अधिक समझेंगे और उसका अधिक उपयोग करेंगे। दूसरी बात जो है वो क्लास 6ठी से बच्चों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि समाज में क्या क्या काम करके अपना जीवन यापन किया जा सकता है। 6ठी क्लास में एक बैगलेस डे का प्रावधान है, जिसमें बच्चे को किताबें उस दिन नहीं ले जानी है। उसको बच्चों को स्कूल के अध्यापक समाज में ले जाएंगे और समाज में क्या क्या काम किए जा रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी देंगे। और 9th क्लास के बाद उसको एक ऑप्शन होगा, उसको वो चुनेगा कि मुझे क्या हुनर प्राप्त करना है। मुझे कंप्यूटर का ऑपरेटर बनना है, मुझे मोबाइल की रिपेयर करने वाला बनना है, मुझे सुनार की तरह गहने बनाने की कला सीखनी है, मुझे कोडिंग करके और प्रोग्रामिंग सीखनी है। इस प्रकार के सैकड़ों ऐसे उपलब्ध होंगे जिनमें बच्चा अपनी रुचि के अनुसार उसको प्राप्त कर सकेगा। इससे क्या होने वाला है कि जो बच्चा निकलेगा 12वीं क्लास से वो कुछ ना कुछ करने योग्य होगा। इसी तरह से ग्रेजुएशन जो बच्चा करेगा उसके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा करने को होगा अपना जीवन यापन कर सके। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने भी 22 विषयों में 10-10 प्रैक्टिकल ऐसे बनाए हैं जिनको करने से बच्चा अपना जीवन यापन करने की स्थिति में हो जाएगा। ये दूसरी बात। और तीसरी बात जो है वो ये है कि बच्चे को प्रेशर नहीं देना है। बच्चे को, अगर बच्चे ने फर्स्ट ईयर किया और उसको लगता है मुझे थोड़ा सा समाज में जाकर कुछ काम करना है, तो वो फर्स्ट ईयर करके एग्जिट ले सकता है, छोड़ सकता है। उसके जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं जिनको क्रेडिट बोलते हैं, उसको ऐसा टर्मिनोलॉजी हुई है, वो बैंक में जमा हो जाएंगे उसके। फिर वो 2-3 साल के बाद वापस आता है तो फिर उसको वो क्रेडिट मिल जाएंगे। और ये क्रेडिट लेने का और जमा करने का ये जो प्रावधान है, इससे शिक्षा नीति में बच्चों पे जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा। और जो एक जोर पड़ता है कि मुझे परीक्षा पास 3 साल में करनी, 4 साल में करनी है, बीच में कोई मन उचाट हो जाए या कोई घर में ऐसा कुछ हो जाए या कुछ ऐसा समाज में ऐसा उसको आवश्यकता पड़े कि कुछ करने की ज़रूरत है, तो बीच में जा सकता है, फिर वापस आ सकता है, फिर जा सकता है, फिर वापस आ सकता है। आत्मनिर्भर युवा वर्ग, ये योजना क्या है, इसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं और इसमें क्या अभी तक परिणाम नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारे देश में एक केंद्रीय सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का एक गोल, एक उद्देश्य सारे देश के सामने रखा है। समाज का हर वर्ग, सरकार का हर विभाग इसके लिए काम कर रहा है। इसमें उच्च शिक्षा ने भी अपनी भूमिका अपनी पहचानी है और उसको करने का प्रयास किया है। हमने हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा और आत्मनिर्भर हरियाणा से आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा अभियान चलाया है। इसमें हम 2 काम करने वाले हैं। पहला काम ये है
कि हम 12वीं क्लास के बाद जो भी बच्चा शिक्षा में है, चाहे वो आईटीआई में हो या आईआईटी में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसको हम 3 बार संपर्क करके ये बताएंगे कि आपको नौकरी करने के अतिरिक्त भी आपके जीवन में बहुत से अवसर उपलब्ध हैं, और वो अवसर क्या क्या हैं वो उसको बताए जाएंगे, और उन अवसरों का कैसे उपयोग करना, जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी स्कीम्स हैं, उन सब के बारे में जानकारी देना, और आवश्यकता पड़ने पर उनको उसमें सहायता करना, बैंक से लोन में सहायता करना, स्कीम को समझने में सहायता करना, फिजिबिलिटी सर्वे करने में सहायता करना, इंडस्ट्री से संपर्क करने में सहायता करना। तो उद्देश्य ये है कि जो बच्चा उच्च शिक्षा में आया है उसके सामने ये विकल्प बड़े रूप में सामने आए कि केवल नौकरी ही उसका भविष्य नहीं है, नौकरी के अतिरिक्त भी बड़ा उज्जवल भविष्य उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। अर्थात उसकी मानसिकता ऐसी बनानी कि उसको जॉब सीकर नहीं बनना है, उसको जॉब प्रोवाइडर बनना है, नौकरी ढूंढनी नहीं है, नौकरी बना करके लोगों को देने की स्थिति में आना है। डिजिटल ट्रेनिंग अध्यापकों के लिए शुरू की गई है या की जा रही है, वो योजना क्या है, उसको कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है और इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं अभी तक? पिछले लगभग 15 साल से ये आवश्यकता महसूस हो रही थी कि ये जो WW और इंटरनेट और मोबाइल का जो टेलीफोनी की जो टेक्नोलॉजी है, इन सब का प्रयोग करके हमको शिक्षा को और विस्तार देने की और सुगम बनाने की आवश्यकता है। ये चल रहा था, मगर कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन हो गया तो हमारे पास एक उपाय ये हुआ कि हम ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ बात करें और उनको पढ़ाएं और सिखाएं। ये अब सिद्ध हो गया कि अब आने वाले समय में नॉर्मल आने पर भी ये प्रक्रिया चलने वाली है। इसलिए अभी तक हमारा जो प्राध्यापक था वो क्लासरूम में सिखाने के लिए उसकी एक योग्यता और क्षमता थी, और अब उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो कई प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स में कई सुविधाएं हैं। आप छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनको आपस में बातचीत करा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, क्विज ले सकते हैं, कई तरह की टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स उपलब्ध हैं। हमने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के एक कोर्सवेयर बनाया है। ये कोर्सवेयर लगभग 30 घंटे का है। इसको ऑनलाइन ही कोई भी अध्यापक, कोई भी उसको कर सकता है, और उसमें डिजिटल पढ़ाने का उसको पूरी की पूरी एक क्षमता हो जाएगी। इसमें सेल्फ टेस्टिंग मॉड्यूल हैं, इसमें अपने आप सीखने के बाद टेस्ट हो जाएंगे। आज कोई टीचर इसको जल्दी कर सकता है, कोई टीचर इसको अपने धीरे धीरे कर सकता है। हमारी योजना ये है कि सितंबर 2021 तक हरियाणा का हर अध्यापक जो कॉलेज में पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, इस कोर्स की सर्टिफिकेशन ले ले, और इस प्रकार से हमारा हरियाणा पहला प्रदेश होगा जिसमें सभी टीचर्स जो हैं हायर एजुकेशन के, वो डिजिटली पढ़ाने के, सिखाने के, सीखने के लिए ट्रेंड और सर्टिफाइड होंगे। तो सर इसमें एक सवाल तो खड़ा होता है ना जी, कि जिस प्रकार से जो बच्चे हैं उनके पास जब मोबाइल, लैपटॉप, ये चीज़ें नहीं होंगी तो टीचर उनको जो मर्जी ट्रेनिंग दे लें, कोचिंग दे लें, तो बच्चे उस चीज़ को गेन कैसे करेंगे? ये सारा सरकार के और हम सब लोगों के ध्यान में है। हमने यूनिवर्सिटीज़ में भी इस चीज़ को प्रयोग किया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा किया है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे वहाँ मोबाइल बैंक बनाए गए, और समाज से कहा गया कि जब अपना मोबाइल आप चेंज करते हैं तो आप पुराना मोबाइल हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बैंक में दे दें। उन जो मोबाइल हमारे पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर वो विद्यार्थियों को हम देते हैं। दूसरा, जहाँ पर बच्चों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो डाटा परचेज करने की स्थिति में ना हो, उनको स्कॉलरशिप दे करके डाटा परचेज करने का भी 400 रुपये महीना है, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया है। तो डाटा का तो मीनिंग कई जगह, कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं हरियाणा के जहाँ पर अभी इस तरह की तारें नहीं बिछी, वायरिंग नहीं है, इंटरनेट प्रोवाइड नहीं है। वो भी हमारे ध्यान में है। धीरे धीरे ऐसे एरियाज जो डार्क एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं
उनसे बातचीत करके कहा जा रहा है कि इसकी ना केवल सब जगह इस डाटा की उपलब्धता हो, मगर डाटा जो 3G और 4G के उसमें वो उपलब्ध हो। जहाँ जहाँ इस चीज़ की कमज़ोरी है उसको पूरा कर रहे हैं, परंतु उसमें ये भी किया जा रहा है कि कुछ केंद्र ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पर ये डाटा होगा, डाटा सीधा होगा और वहाँ पर विद्यार्थियों को सुविधाएं दी जाएंगी। जिन विद्यार्थियों को फिर भी नहीं उपलब्ध होता है वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आकर के और इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। सर, जैसे कि कोविड-19 का आपने भी जिक्र किया, कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, भले ही वैक्सीन आ गई हो, लेकिन कोविड-19 एक बार फिर से वापसी पलटी मार रहा है। ऐसी स्थिति में हरियाणा की यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेजों की स्थिति क्या है? क्योंकि हॉस्टल्स में रहना सेफ नहीं है, सारी स्थिति कहीं ना कहीं पंजाब में कई जगह बंद हो चुके हैं, एजुकेशन सेंटर जितने भी हैं, कई जगह सूचनाएं आ रही हैं लगातार, फलाना स्कूल से 20 लोग मिले, 22 मिले। तो ऐसी स्थितियों की चुनौती का सामना कैसे किया जाएगा? देखिए, ये चीज़ें तो प्रडिक्टेबल नहीं है, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसी स्थिति बनेगी उसमें से विद्यार्थी के हित में सर्वश्रेष्ठ क्या होने वाला है। जैसे हमने पिछले वर्ष किया कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन दी, उनको ऑप्शन दिया कि आपने परीक्षा ऑनलाइन देनी है या ऑफलाइन देनी है। जिन्होंने ऑनलाइन देने के लिए कहा उनसे ऑनलाइन परीक्षा ली, जिन्होंने ऑफलाइन कहा उनकी ऑफलाइन परीक्षा ली। हमने प्रयास करके जो एक कठिन स्थिति बनी है, एक संकट की स्थिति पूरी मानवता के लिए बनी है, भारत में भी बनी है और उच्च शिक्षा में भी बनी है, विद्यार्थी और अध्यापक के लिए भी बनी है, उसमें से जो बेस्ट किया जा सकता है। हमने देखो 0 ईयर नहीं डिक्लेयर किया है। बहुत से देशों में पिछला वर्ष जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में 0 ईयर हो गया था। हमने बहुत प्रयास किया, हमारे पूरे भारत ने शिक्षा के जो योद्धा हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने बहुत प्रयास करके ऐसा प्रयास किया कि ऐसा सफलतापूर्वक प्रयास किया कि विद्यार्थियों को जितना ज्ञान होना चाहिए था वो अधिक से अधिक उनको ज्ञान दिया जाए और उनकी परीक्षा भी ली जाए। सर, क्या परिस्थितियां अगर अनुरूप नहीं रहती तो ऐसी परिस्थितियों में स्कूल और कॉलेज बंद करने पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जैसी स्थितियां बनेंगी, जैसा जिस एरिया में जैसा स्थिति बनेगी, जैसे अभी स्कूल खोले थे तो कुछ स्कूल में नहीं हुआ तो उनको बंद कर दिया, कुछ राज्यों में बंद कर दिया है, कुछ हमारे यहाँ भी कुछ कुछ खुला है, कुछ कुछ बंद है अभी। मगर जैसी परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि वो परिस्थितियों पे तो किसी का नियंत्रण नहीं है ना, कल को क्या परिस्थिति बनने वाली है, सेकंड वेव कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी वो कह नहीं सकते। तो जैसी परिस्थिति बनेगी, जैसा ओवरऑल प्रशासन की नीतियां बनेगी, उसके अनुसार उच्च शिक्षा में भी उसका अनुपालन किया जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये हैं प्रोफेसर बृज किशोर कुठियाला जी। खुलकर चर्चा की इन्होंने सभी विषयों के ऊपर, जिस प्रकार से मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी में क्या खामियां हैं और क्यों नई शिक्षा प्रणाली लानी पड़ रही है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ क्यों प्रयास लगातार जारी हैं, इन सब सवालों के दो टूक और बेबाक जवाब दिए प्रोफेसर कुठियाला ने। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।